हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलास्टिसिटी चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जो मेनली नेवी एयरफोर्स जैसे एग्जाम में आपके पास पूछे जाएंगे। और इनसे देखिए, आपने मेन चीज इन क्वेश्चन से क्वेश्चंस को नहीं सीखना है, आपने क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को भी साथ के साथ क्लियर करके चलना है, ताकि आगे इस टाइप का कोई और भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसे कर सकें। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज, डिक्रीज, सम मतलब सेम, या फिर इंक्रीज रैपिडली। यानी इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करे तो वो किस तरीके से चेंज होगा। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले समझिएगा कि इलास्टिसिटी क्या है। भैया, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल, उसकी एक ऐसी टेंडेंसी, उसकी एक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी पुरानी शेप को रिगेन करता है। अगर आप उस पर कुछ फोर्स लगाते हैं, उसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो जैसे ही वो फोर्स हटेगा ना, वो अपने पुरानी शेप को रिगेन कर लेगा। इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। एक चीज देखिएगा, हमारे घर पे जो नॉर्मल रबर होता है, उसको जब सर्दी में जब आप देखिए उसको स्ट्रेच करेंगे, छोड़ेंगे, तो वो वापस से अपनी शेप में आएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, जब कुछ रबड़ एक साथ रख देते हैं और काफ़ी गर्मी का जब मौसम होता है, तो वो रबड़ चिपक जाते हैं, और जब आप उसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो वापस से अपनी लोकेशन पे नहीं आ पाता। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी इलास्टिसिटी को डिक्रीज कर जाता है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज उसकी कम हो जाती है। इसका एक और बेटर एग्जांपल है स्टील। देखिए, स्टील को जब भी आपने स्ट्रेच करना होगा परमानेंटली, तो आप उसको गर्म करके स्ट्रेच करते हैं। लोहा जो है, लोहे को अगर आपने खींचना है परमानेंट, उसके अंदर वो शेप लेकर के आनी है, तो आप उसको पहले गर्म करेंगे। इसका मेन रीजन यही है, गर्म करने के बाद इलास्टिक प्रॉपर्टीज बहुत कम हो जाती हैं, और आपने एक बार उसको जो शेप दे दी, वो उसी शेप में वहीं के वहीं रुक जाता है। तो ये था इलास्टिसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन स्ट्रेन इज। हुक्स लॉ कब एप्लीकेबल है, जब स्ट्रेन लार्ज हो, स्मॉल हो, कोई भी हो, या एक यूनिट का स्ट्रेन हो। अब बात समझिए, सबसे पहले हुक्स लॉ क्या बोलता है। हुक्स लॉ कहता है कि इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स के लिए स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ठीक है भैया। अब हुक्स लॉ के देखिए, पहले जो कंडीशन है क्वेश्चन की, कंडीशन बता देते हैं। इसके अंदर आपको एक अजम्पशन लेकर के चलना पड़ता है कि जो स्ट्रेन है ना, वो बहुत स्मॉल स्ट्रेन है। अगर स्मॉल चेंजेस करते हैं तभी हम हुक्स लॉ को अप्लीकेबल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब हुक्स लॉ के बारे में एक दो जानकारी और है। यहाँ से हम स्ट्रेस को लिख सकते हैं। देखिए, इसको लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू में स्ट्रेन। ये ई हमारे पास होता है ई जो है ये हमारे पास है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, यहां से हमारे पास आएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ई। स्ट्रेस को और स्ट्रेन का जो रेशियो है उसको ई बोलते हैं, और इस ई को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना, इस ई को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब मेन बात यहाँ पे क्या है, ई की यूनिट आपसे पूछी जाएगी, तो ई की यूनिट्स याद रखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास ई की यूनिट है। इसकी डायमेंशन आप यहाँ से बना लीजिएगा, m l-1 t-2। देख, ठीक है ना, ये हमारे पास इसकी डायमेंशंस होगी। ये चीज आपने सेकंड क्वेश्चन से याद रखनी है। थर्ड पे आइए, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, फ्रिक्शन कांस्टेंट, विस्कोसिटी कांस्टेंट, या फोर्स कांस्टेंट। अभी बताया था उस में स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, इसको हमने लिख दिया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू में ई। अभी बताई थी ये बात कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो हमारे पास आएगा उसको हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये भी अभी बता चुके हैं कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की एसआई यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे होती है, ये हमारे पास होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ठीक है ना, एक बात आपको बताएं यहाँ से इंपॉर्टेंट बात, जो स्ट्रेन है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती। मेन रीजन क्या है, अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करें तो ये क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन में एल, यानी ऊपर भी चेंज इन लेंथ और नीचे ओरिजिनल लेंथ। यानी
ऊपर लेंथ की डायमेंशन लेंथ की यूनिट मीटर, नीचे भी लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, जो स्ट्रेन आया उसकी ओवरऑल आपके पास कोई भी यूनिट नहीं होगी। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी में हमारे पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं है लेकिन स्ट्रेस की तो है। तो स्ट्रेस की जो यूनिट है उसको बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेस हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस बोलते हैं, और जो यूनिट स्ट्रेस की है वही यूनिट कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की है। यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जो यूनिट कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की है वही यंग्स मॉडुलस की यूनिट है, ठीक है। शियर मॉडुलस की भी सेम यूनिट है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, इसकी भी सेम यूनिट है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। ऐसा यूनिट जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेम हमारे पास स्ट्रेस के लिए है, सेम यंग मॉडुलस के लिए है, ठीक है। आगे चलिएगा। इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड एंड डबल देन इट्स यंग मॉडुलस विल बिकम, अगर किसी वायर को आप स्ट्रेच करके दो गुना कर देते हैं तो उसके यंग्स मॉडुलस में क्या चेंज आएंगे। देखिएगा, यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया इनटू में लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। लेकिन देखिए, ये फॉर्मूला आपके लिए कब अप्लाई होगा, जब आप वायर की बिना खींचे उसकी लेंथ को चेंज कर दे। देखिए, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आया, जो यंग मॉडुलस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ठीक है ना। लेकिन ये एप्लीकेशन कब है, जब आप उसकी ओरिजिनलिटी में लेंथ बढ़ा दे। अभी हमने क्या करा इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में हमने उस वायर को खींच के उसकी लेंथ बढ़ाई। अगर आप लेंथ इंक्रीज करेंगे तो देखिएगा उसका एरिया डिक्रीज हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी भी वायर को अगर आप खींच के लंबा कर देते हैं तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी वायर की सिंपल लेंथ बढ़ा देते हैं बिना खींचे तो यंग मॉडुलस पे इफेक्ट होगा उसकी लेंथ का। लेकिन अगर आप खींच के किसी वायर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो उसके यंग्स मॉडुलस पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जितना आप उसकी लेंथ को खींचेंगे उतना ही उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर आएगा सेम, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। इसका एक और रीजन आप ये मान के चल सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो उसको आप खींचने से चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज प्रेजेंट इन लिक्विड्स, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या स्ट्रेन। अब बात समझिए, यंग मॉडुलस क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में आप चेंजमेंट ला देते हैं कुछ फोर्स अप्लाई करके, ठीक है ना, डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके जब किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज लेकर के आते हैं तो उसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। इसी तरीके से जब किसी ऑब्जेक्ट पे आप करते हैं टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा टिल्ट आ जाता है, चेंज आ जाता है, तो उसको बोलते हैं शियर मॉडुलस। दोनों केस समझ में आ गए। थर्ड बात आई बल्क मॉडुलस की। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है तो उस चीज को बल्क मॉडुलस बोलते हैं। और जो लिक्विड्स होते हैं हमारे पास उसके अंदर सिर्फ बल्क मॉडुलस प्रेजेंट है, क्योंकि लिक्विड का ना तो आप लेंथ इंक्रीज कर सकते क्योंकि उसका कोई परफेक्ट लेंथ होता नहीं है, ठीक है ना। आप उसको जिस तरीके के कंटेनर में डालेंगे वो उतना लेंथ कवर करेगा, ठीक। टेंजेंशियल फोर्स आप लिक्विड्स पे लगा नहीं सकते। तो बात आई सी ऑप्शन की, बल्क मॉडुलस की, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का चेंजमेंट से रिलेटेड है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है। उसके अलावा एक चीज बची यहाँ पे, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंजमेंट इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, इसको स्ट्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट चलिए, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड, बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं। बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल है उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। ये जो पहले वाला लेक्चर था, इससे पहले का लेक्चर, उसमें पढ़ाया था कि बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल है उसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ये आप सिंपल सा याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट चलिए, एसआई यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस, किसी भी प्रकार का, देखिए बल्क मॉडुलस हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लिखा है, ठीक है ना, शियर मॉडुलस लिखा है, या यंग्स मॉडुलस लिखा है, या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखा है, सभी के लिए जो यूनिट है वो आपके पास होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
ठीक है ना, ये बी ऑप्शन है, इसको ऐसे करेक्ट कर लीजिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कीजिए इसको, और आपका बी ऑप्शन आपने करेक्ट करके चलना है। कोई भी मॉडुलस हो उसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। स्ट्रेस का यूनिट बल्क मॉडुलस का, देखिए आप नोट कर लीजिए ना, देखिए एक बार आप नोट कर लीजिए, स्ट्रेस, ठीक, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, किसी भी नाम से पूछे आपसे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, यंग्स मॉडुलस, इन सभी का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इन सभी का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, नोट कर लीजिए इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रेशियो ऑफ टेंजेंशियल फोर्स एंड शियरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड। टेंजेंशियल फोर्स का और शियरिंग स्ट्रेन का रेशियो को क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? नहीं भैया, यंग्स मॉडुलस तो हम बोलते हैं चेंज, देखिए यंग्स मॉडुलस बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को, इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये भी नहीं है। जब आप बात करते हैं शियरिंग स्ट्रेन की और टेंजेंशियल फोर्स की, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए तीन ऑप्शन है, एक बल्क मॉडुलस, एक यंग मॉडुलस, एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बल्क मॉडुलस वॉल्यूम से रिलेटेड है, यंग्स मॉडुलस लेंथ से रिलेटेड है। तो बी ऑप्शन जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर इसी को बोल देते हैं शियरिंग मॉडुलस ऑफ, देखिए इसको बोल देते हैं शियरिंग मॉडुलस, ठीक है, शियरिंग मॉडुलस। तो बी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का वो राइट है। इसको दो नाम से यूज कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस या शियरिंग मॉडुलस। 10th क्वेश्चन पे आइए। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए स्ट्रेच्ड वायर इज, किसी वायर को अगर आप स्ट्रेच करते हैं तो उसकी एनर्जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए स्ट्रेच्ड वायर इज, किसी स्ट्रेच्ड वायर की एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, मतलब क्या होता है इसका? देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। टोटल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, या फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जो वायर की अगर बात करें, अगर आप उसको स्ट्रेच कर देते हैं तो उसकी एनर्जी डेंसिटी होती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एक और बात, अगर वायर को आप स्ट्रेच करते हैं तो उसमें वर्क डन कितना होगा, तो होता है हाफ इंटू फोर्स इंटू में आपने कितना उसको स्ट्रेच करा वो लेंथ, ठीक है। जैसे कि 100 सेंटीमीटर का कोई वायर था, उसको खींच के 105 सेंटीमीटर कर दिया, तो आपने सिर्फ इसको 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करा, तो डेल्टा एल की जगह यहाँ पे आपने 5 सेंटीमीटर पुट करना है। फोर्स आपको क्वेश्चन में मिलेगा 1/2 अपनी तरफ से। इस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। 11th क्वेश्चन पे आइए। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक, रबर, स्टील, कॉपर या एल्यूमिनियम? ज़्यादा इलास्टिक कौन सा है? देखिए आपके दिमाग में सबसे पहले जो आंसर आया होगा वो आया होगा रबर। नहीं भैया, रबर ज़्यादा इलास्टिक नहीं है। इलास्टिक का मतलब क्या है कि आप उसको जितना खींचेंगे वो उतना जल्दी और उतना ही परफेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में आएगा। तो इसका जो सबसे ज़्यादा इलास्टिक यहाँ पे है वो हमारे पास है स्टील। क्योंकि अगर आप स्टील को देखिए, एक तो आप उसको डिफॉर्म बहुत कम कर पाते हैं, उसको खींच बहुत कम पाते हैं, और अगर आप उसको प्रेशर डाल के थोड़ा सा उसकी शेप में हल्का सा चेंजमेंट भी कर देते हैं तो जैसे ही फोर्स हटाएंगे वो वापस से परफेक्ट अपनी शेप में आ जाता है। तो इसीलिए जो स्टील है वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक हमारे पास यहाँ पे है। नेक्स्ट चलिए 12th, when a spring is stretched by hanging some weight on it then its strain is। जब आप किसी स्प्रिंग को किसी स्प्रिंग के नीचे कुछ मास लटका देते हैं और उसको हैंगिंग करते हैं, मतलब कि वो लटकता है और स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है, तो उस टाइम उसके अंदर किस तरीके का स्ट्रेन आएगा? तो वहाँ पे जो स्ट्रेन हमारे पास आता है वो होता है शियरिंग स्ट्रेन, यानी कि ए ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है। 13th क्वेश्चन पे आइएगा। वैल्यू ऑफ पोजन रेशियो इज, पोजन्स रेशियो की वैल्यू कितनी है? ग्रेटर देन 1/2, लेस देन -1, बिटवीन -1 एंड 1/2, या नन ऑफ दीज। तो जब हमने आपको पढ़ाए थे इसके बेसिक्स, तो वहाँ पे बताया था कि पोजन्स रेशियो की जो वैल्यू है वो -1 से 1/2 के बीच में होती है, ठीक है ना। -1 से 1/2, या आप इसको बोल सकते हैं -1 से 0.5 के बीच की वैल्यू होती है। ये इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है। लेकिन अगर बात करी जाए प्रैक्टिकल केस की, तो प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू
0 से लेकर के 0.5 तक होती है, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं 0 से लेकर के 1/2। दो आंसर बता दिया आपको, एक -1 से 1/2, दूसरा 0 से 1/2। अब अगर आपसे इस क्वेश्चन की तरह सिंपली कहा जाए वैल्यू बताइए पॉइजन रेशियो की, तो आपने बतानी है -1 से 1/2 के बीच में, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का वो राइट है। अगर आपसे कहे प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, यानी कि उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी है, तो अगर यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्ड यूज किया जाए तो आपने उसको बताना है 0 से लेकर के 0.5 या 0 से लेकर के 1/2, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से, दोनों ही सेम बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर लिक्विड इज, भैया लिक्विड के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना होगा। अब बात सुनिए, लिक्विड्स जो है वो रिजिड नहीं होते, अगर रिजिड ही नहीं होते तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी उनके लिए 0, सिंपल सी बात है। लिक्विड देयर इज नो रिजिडिटी इन लिक्विड, सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर देम इज 0। ध्यान रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो चुका है एयरफोर्स के अंदर। नेक्स्ट चलिए 15th क्वेश्चन पे, ए बीम सपोर्टेड बाय 2 एंड इज टाइड विद सम वेट, द बैंड इन बीम विल बी प्रोपोर्शनल टू। एक बीम को आपने 2 एंड से सपोर्ट किया है मतलब कि देखिए आप इस तरीके से मान सकते हैं, यहाँ पर एक दीवार है, यहाँ पर दूसरी दीवार है, और ये कोई बीम है, इस तरीके से आपने इसको रखा है। और बीम में देखिए जब आप इसको रखेंगे और बीच में इसके कुछ मास लटकाएंगे तो कुछ झुकाव आएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा और बेटर वे में बना देता हूँ। देखिए ये इसके अंदर झुकाव आ गया, मान लिया ये हमने यहाँ पे इसके अंदर कुछ मास सस्पेंड करा तो यहाँ पे इसमें झुकाव आ गया। तो अब आपसे कहा है कि इसके अंदर जो झुकाव है ये झुकाव किसके प्रोपोर्शनल आएगा, तो ये जो झुकाव है ये हमारे पास इसका जो सी ऑप्शन है 1/λ, सॉरी 1/ ये लैम्डा है लेकिन इसको बोलते हैं हम यंग्स मॉडुलस, तो इसके प्रोपोर्शनल है। लेकिन रियलिटी में क्या है, देखिए जो झुकाव है उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास होता है W, यानी कि जो वेट है, इनटू में लेंथ का क्यूब, यानी इस बीम की जो लेंथ थी उसका क्यूब, अपॉन इसकी ब्रेड्थ, इसकी डेप्थ का क्यूब, डी का क्यूब है ये, इनटू में यंग्स मॉडुलस। ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका झुकाव फाइंड आउट करने के लिए। अब यंग मॉडुलस की बात करी जाए तो इसके 1/λ के प्रोपोर्शनल है, तो सी ऑप्शन करेक्ट कर दिया। अगर ब्रेड्थ की बात करता तो 1/b करेक्ट कर देते, अगर डेप्थ की बात करता तो 1/d क्यूब कर देते, ठीक है ना। आपने मेनली क्या है ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूला से आप कंफर्म कर पाएंगे कि जो है जो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है। यहाँ से कुछ एक बात और समझिए, हमारे पास फॉर्मूला था WL³ अपॉन BD³ इंटू यंग्स मॉडुलस। अगर ज़्यादा वेट लटकाएंगे, देखिए ये जो झुकाव है ये वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ज़्यादा वेट लटकाएंगे तो झुकाव ज़्यादा आएगा। अगर लेंथ ज़्यादा रखेंगे, लेंथ के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी लेंथ को अगर आप इंक्रीज करेंगे बीम का तो उसमें झुकाव भी ज़्यादा आएगा। इसी तरीके से B और D, यानी डेप्थ आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतना कम झुकाव, ब्रेड्थ जितना ज़्यादा रखेंगे उतना कम झुकाव, यंग्स मॉडुलस जितना ज़्यादा रखेंगे उतना कम झुकाव, क्योंकि इन तीनों के ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। इसी से देखिए हमारे पास एक कंसेप्ट आता है कि जब बहुत बड़ा कोई होल बनाते हैं तो बीच में पिलर्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका मेन रीज़न यही है कि जो बीम है उसकी लेंथ को कम करने के लिए बीच में उसको सपोर्ट दिया जाता है पिलर का, ताकि उसके अंदर झुकाव कम आए और जो छत है वो मजबूत बने। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।